कभी कभी इंसान को किसी दूसरे इंसान की सबसे ज्यादा याद तब नहीं आती जब उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो, बल्कि तब आती है जब उसके पास कहने के लिए कुछ भी बचा हुआ न हो। वो अकेला बैठा होता है, सामने एक पूरा संसार होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए उसका मन बेचैन है वो उस संसार में मौजूद नहीं होता। और तब मन एक अजीब काम करता है। वह दूरी को मिटाने के लिए कोई रास्ता खोजने लगता है। कभी किसी आवाज में प्रिय व्यक्ति को ढूंढता है, कभी किसी चेहरे में, कभी किसी जगह में, और कभी एक बादल में। लेकिन अगर आप सोचें कि यह सिर्फ एक प्रेम विरह की कहानी है तो शायद इस रचना की सबसे गहरी परत आपसे छूट जाएगी। क्योंकि यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्रिय से दूर है। उसके पास कोई संदेशवाहक नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई रास्ता नहीं, और फिर भी वह हार नहीं मानता। वो आकाश में तैरते हुए एक बादल को देखता है और उससे अपनी पूरी भावनात्मक दुनिया का भार उठाने की प्रार्थना करता है। सवाल यह है, क्या प्रेम सचमुच दूरी को सहन कर सकता है, या दूरी प्रेम को और गहरा कर देती है? और जब इंसान किसी ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाता है जिसके बिना उसकी पहचान अधूरी लगती है, तो उसके भीतर वास्तव में होता क्या है? इसी सवाल के आसपास कालिदास का मेघदूत अपनी यात्रा शुरू करता है। इस काव्य में एक निर्वासित यक्ष अपनी प्रिय यक्षिणी तक संदेश पहुंचाने के लिए मेघ को दूत बनाता है। रचना 2 भागों पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभाजित है। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले एक बात समझना जरूरी है। ये यक्ष केवल प्रेमी नहीं है, वह अपने कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता। कुबेर के शाप के कारण वो अपनी प्रिय से अलग होकर 1 वर्ष के लिए रामगिरी पर्वत पर रहने को विवश है। आषाढ़ के आरंभ में जब उसकी आंखों के सामने बादल आता है तो उसके भीतर दबा हुआ विरह अचानक जैसे जीवित हो उठता है। यहीं से कहानी का असली मनोविज्ञान शुरू होता है। सोचिए, किसी व्यक्ति को पता हो कि उसे अपने प्रिय से पूरे 1 वर्ष तक नहीं मिलना है। वो जानता है कि दूरी उसकी इच्छा से नहीं, परिस्थिति से पैदा हुई है। और सबसे कठिन बात, वो कुछ कर भी नहीं सकता। यही बेबसी मनुष्य के भीतर बेचैनी पैदा करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख सिर्फ उस चीज के खो जाने से पैदा होता है जिसे हम चाहते थे, लेकिन कई बार दुख का सबसे बड़ा कारण होता है हम उस स्थिति को बदल नहीं सकते। यक्ष के साथ भी यही है। उसकी प्रिय अलकापुरी में है, वह स्वयं रामगिरी में है। बीच में दूरी है और इस दूरी को वह अपने हाथों से पार नहीं कर सकता। तभी उसकी दृष्टि आकाश की ओर जाती है। एक मेघ सामने है। वह सिर्फ पानी से भरा हुआ बादल नहीं देखता, वो उसमें एक संभावना देखता है, एक ऐसा माध्यम जिसके सहारे उसकी आवाज उस व्यक्ति तक पहुंच सकती है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और शायद यही प्रेम की एक विचित्र विशेषता है। जब मन किसी व्यक्ति से गहराई से जुड़ जाता है तो वह संसार की सामान्य सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार करने लगता है। जहां तर्क कहता है यह संभव नहीं है, वही भावना पूछती है लेकिन अगर किसी तरह संभव हो जाए तो। इसीलिए यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है। वो उससे कहता है कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और मेरी प्रिय तक मेरा कुशल संदेश पहुंचा दो। वो मेघ को केवल संदेशवाहक नहीं मानता, उसके भीतर एक ऐसी जीवंत उपस्थिति देखता है जो विरह से पीड़ित व्यक्ति का सहारा बन सकती है। और यही कालिदास की कल्पना एक साधारण प्रेम कथा को बहुत बड़ा बना देती है। क्योंकि मेघ को दूत बनाना अपने आप में असंभव सा विचार है। धुआं, प्रकाश, जल और वायु से बना एक मेघ, वह किसी का संदेश कैसे पहुंचा सकता है? लेकिन यक्ष इस प्रश्न पर रुकता ही नहीं। उसका मन प्रेम में इतना डूब चुका है कि उसे जड़ और चेतन के बीच का अंतर भी धुंधला दिखाई देने लगता है। पाठ में इसी स्थिति को कामपीड़ा से उत्पन्न विवेकहीनता के संदर्भ में समझाया गया है। जब मन तीव्र उत्कंठा से भर जाता है तो वह निर्जीव वस्तु में भी अपने भाव का सहारा खोजने लगता है। और अगर हम इसे आज के मनुष्य के जीवन में देखें तो यह बात बिल्कुल अनजान नहीं लगेगी। जब किसी व्यक्ति की बहुत याद आती है तो हम उससे जुड़ी चीजों से बात करने लगते हैं, उसकी तस्वीर देखते हैं, उसका पुराना संदेश पढ़ते हैं, उसकी आवाज याद करते हैं। कभी कभी तो सिर्फ उसकी पसंद की कोई जगह देखकर भी मन के भीतर उससे बातचीत शुरू हो जाती है। वह व्यक्ति सामने नहीं होता, लेकिन हमारा मन उसके साथ एक पूरा संवाद चला रहा होता है। यक्ष भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, बस उसका माध्यम आज के मोबाइल या संदेश नहीं है, उसका माध्यम है मेघ। और यहां मेघदूत हमें प्रेम के बारे में एक बहुत मानवीय बात दिखाता है। विरह में अनुपस्थित व्यक्ति केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर और अधिक उपस्थित हो जाता है। यक्ष जितना अपनी प्रिय से दूर है उतना ही उसका मन उसके आसपास घूम रहा है। इसलिए वह मेघ को केवल रास्ता नहीं बताता, वो उसे पूरा मार्ग समझाता है। कहाँ जाना है, किस नदी का जल पीना है, किस पर्वत पर विश्राम करना है, किस नगर को देखना है, और विशेष रूप से उज्जैनी को देखना मत भूलना। इतना कि रास्ता थोड़ा टेढ़ा हो जाए तब भी उस नगर को अवश्य देखना, क्योंकि उसके सौंदर्य के कारण वहां जाना सार्थक है।
यहां कहानी अचानक एक और रूप लेती है। यक्ष अपनी प्रिय तक पहुंचने वाले संदेश का रास्ता बता रहा है, लेकिन उस रास्ते में उसे पूरा संसार दिखाई देने लगता है। नदियां, पर्वत, वन, नगर, मंदिर, मनुष्य, पक्षी, वर्षा, प्रकृति। जैसे उसके भीतर का अकेलापन बाहर की पूरी दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि बन गया हो। और यही कालिदास की विशेषता है। मेघदूत में प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं है, वो मनुष्य के भावों के साथ चलती है। पाठ में कालिदास के प्रकृति चित्रण को मानव और प्रकृति के बीच एक गहरे जीवन संबंध के रूप में देखा गया है। बारिश का मौसम आता है और एक अकेला व्यक्ति उसमें अपनी प्रेम कथा देखता है। बादल दूसरे लोगों के लिए सिर्फ वर्षा का संकेत हो सकता है, लेकिन यक्ष के लिए वही बादल उसके और उसकी प्रिय के बीच एक पुल बन जाता है। यही वजह है कि मेघदूत को केवल एक बादल को भेजा गया संदेश समझना उसके भाव को छोटा कर देना होगा। ये उस मनुष्य की कहानी है जो दूरी के सामने खड़ा है और दूरी को स्वीकार करने के बजाय उसे पार करने के लिए कल्पना का सहारा लेता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। यक्ष मेघ को अपनी प्रिय तक भेजना चाहता है, पर वह केवल ये नहीं बताता कि उसे मेरा संदेश दे देना। वो कल्पना करता है कि उसकी प्रिय इस समय कैसी होगी, वो क्या कर रही होगी, उसकी अवस्था कैसी होगी। और यहीं से हमें पता चलने लगता है कि विरह केवल यक्ष की पीड़ा नहीं है। उसकी कल्पना में उसकी प्रिय भी उसी दूरी को अपने तरीके से जी रही है। और शायद प्रेम का सबसे कठिन प्रश्न यही है। जब हम किसी से दूर होते हैं तो हमें अपने दुख का तो पता होता है, लेकिन क्या हमें कभी सच में पता होता है कि सामने वाला हमारे बिना किस तरह जी रहा है। यक्ष अब उसी कल्पना की ओर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मेघ अलकापुरी की ओर जाएगा, वैसे वैसे कहानी यात्रा से बदलकर एक ऐसे मन की यात्रा बनने लगेगी जो अपने प्रिय के शरीर से दूर होकर भी उसके हर भाव को अपने भीतर महसूस करना चाहता है। क्योंकि कभी कभी दूरी दो लोगों को अलग नहीं करती, वो उनके भीतर एक दूसरे की उपस्थिति को और गहरा कर देती है। और अब सवाल यह है, अलकापुरी में वह स्त्री जिसे यक्ष अपनी कल्पना में देख रहा है, वास्तव में कैसी होगी? क्या वह भी उसी विरह में जल रही होगी? क्या वह उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी? या फिर यक्ष का मन अपनी ही पीड़ा से उसकी एक तस्वीर बना रहा है? यहीं से मेघदूत की यात्रा और भीतर उतरने वाली है। लेकिन यक्ष की कल्पना यही नहीं रुकती। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता नहीं है, उस रास्ते का हर पड़ाव उसकी अपनी स्मृतियों से जुड़ने लगता है। वह मेघ को बता रहा है कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कौन सी नदी का जल पीना है, किन पर्वतों के ऊपर से गुजरना है। पूर्व मेघ का बड़ा हिस्सा इसी यात्रा का विस्तार है, रामगिरी से लेकर अलका तक पहुंचने वाले मार्ग का वर्णन। लेकिन ध्यान दीजिए, यक्ष मेघ को सिर्फ भूगोल नहीं बता रहा, वो जैसे अपनी अनुपस्थिति में अपनी प्रिय के लिए एक पूरा संसार तैयार कर रहा है। उसे पता है कि वह स्वयं उसके पास नहीं जा सकता, इसलिए वह मेघ से कहता, तुम जाओ, तुम वो सब देखो जिसे मैं अभी नहीं देख सकता, तुम उन रास्तों से गुजरना जिनसे मैं गुजरना चाहता हूं। और शायद यही विरह का एक गहरा मनोवैज्ञानिक रूप है। जब हम किसी ऐसी जगह पर नहीं पहुंच सकते जहां हमारा मन पहुंचना चाहता है, तो कल्पना उस जगह की यात्रा हमारे लिए करने लगती है। इसीलिए यक्ष की यात्रा वास्तव में दो यात्राएं हैं, एक मेघ की और दूसरी उसके अपने मन की। वह मेघ को आगे बढ़ाता है और खुद स्मृतियों में पीछे लौटता जाता है। रास्ते में प्रकृति आती है, नदियां आती हैं, वन आते हैं, पर्वत आते हैं, और हर दृश्य के भीतर किसी न किसी भाव की छाया दिखाई देती है। दशार्ण देश की राजधानी विदिशा का वर्णन करते हुए वह मेघ को वहां के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए कहता है। वेत्रवती नदी की चंचल लहरों का जल पीने की बात भी करता है। यह सिर्फ सुंदर दृश्य का वर्णन नहीं है, ये उस मनुष्य की मानसिक अवस्था भी है जो अपने दुख के बीच भी सुंदरता को देखना बंद नहीं करता। और शायद ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुख इंसान की दुनिया को दो तरह से बदल सकता है। या तो वह उसे इतना संकुचित कर देता है कि उसे अपने दर्द के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, या फिर वो उसकी संवेदनशीलता को इतना बढ़ा देता है कि संसार की छोटी सी चीज भी उसे गहराई से छूने लगती है। यक्ष के भीतर दूसरी स्थिति दिखाई देती है। वह दुखी है, लेकिन उसकी दृष्टि मृत नहीं हुई, बल्कि वह और अधिक सूक्ष्म हो गई है। वह पेड़ों को देखता है, नदियों को देखता है, पक्षियों को देखता है, और उन सबके भीतर एक जीवंत संसार महसूस करता है। यही कारण है कि मेघदूत में प्रकृति सिर्फ सजावट नहीं बनती, वह यक्ष के भावों की भाषा बन जाती है। और जैसे जैसे मेघ आगे बढ़ता है, एक और दिलचस्प चीज होती है। यक्ष रास्ते में आने वाली जगहों के बारे में ऐसे बोलता है जैसे वह स्वयं वहां मौजूद हो। वह जानता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ जल पीना है, कहाँ सौंदर्य देखना है, कहाँ विश्राम करना है, कहाँ आगे बढ़ जाना है।
इससे उसकी एक और मनोवैज्ञानिक परत सामने आती है। जिस व्यक्ति को हम खो चुके होते हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता केवल वर्तमान में नहीं रहता। हम अपने भीतर उसके साथ बिताए हुए संसार को लेकर चलते हैं। यक्ष के पास उसकी प्रिय अभी नहीं है, लेकिन उसके पास उससे जुड़ी स्मृतियां हैं, और स्मृति की यही शक्ति है, वह अनुपस्थित व्यक्ति को वर्तमान में उपस्थित कर सकती है। इसीलिए कभी कभी एक पुरानी जगह, एक आवाज, एक गंध या बारिश की पहली बूंद अचानक किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा कर देती है जो वास्तव में वहां है ही नहीं। यक्ष के लिए बादल भी ऐसा ही माध्यम बन जाता है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है, वह मेघ को केवल अपनी प्रिय तक पहुंचने का आदेश नहीं देता, वो उसकी यात्रा की चिंता भी करता है। उसे बताता है कि कहां पानी लेना है, कहां विश्राम करना है, कहां किस दृश्य का आनंद लेना है। यानी अपने विरह के बीच भी उसका ध्यान दूसरे की यात्रा पर है। ये प्रेम और आसक्ति के बीच का एक महत्वपूर्ण अंतर समझने में मदद करता है। आसक्ति अक्सर कहती है, मेरी जरूरत पूरी करो, लेकिन प्रेम की एक परिपक्व अवस्था कह सकती है, तुम वहां तक सुरक्षित पहुंचो। हालांकि यक्ष की स्थिति पूरी तरह शांत या परिपक्व नहीं है। वह विरह से व्याकुल है, उसके भीतर उत्कंठा है, उसका मन अपनी प्रिय की कल्पना से लगातार जुड़ा हुआ है। इसलिए उसके प्रेम में करुणा भी है और बेचैनी भी, और यही मिश्रण उसे मानवीय बनाता है। फिर यात्रा आगे बढ़ती है। मेघ जब दाशान देश की ओर जाएगा तो उसके आगमन से प्रकृति का रूप बदलने लगेगा। फूल खिलेंगे, पेड़ों में हलचल होगी, गांवों की गलियां जीवंत होंगी, पके हुए जामुन के वन सुंदर लगेंगे, पक्षियों और मनुष्यों की गतिविधियां बढ़ेंगी। यक्ष जैसे पहले ही देख रहा है कि उसके बादल के पहुंचते ही संसार में क्या परिवर्तन होगा। और यह कल्पना भी बहुत अर्थपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी प्रिय व्यक्ति से दूर होते हैं तो हमारे मन में अक्सर एक सवाल चलता रहता है, जब मैं वहां नहीं हूं तब वहां क्या हो रहा होगा। यक्ष के लिए यही सवाल उल्टे रूप में है। वह सोच रहा है, जब मेरा भेजा हुआ मेघ वहां पहुंचेगा तब संसार कैसा लगेगा। और इसी कल्पना में उसकी अपनी अनुपस्थिति छिपी हुई है। वह स्वयं नहीं जा सकता, इसलिए उसका प्रतिनिधि जा रहा है, उसका संदेश जा रहा है, उसकी आशा जा रही है। लेकिन यात्रा जितनी आगे बढ़ती है, एक समय ऐसा आता है जब प्रकृति का वर्णन फिर से उसकी प्रिय की स्मृति में बदल जाता है। उसे एक ऐसा स्थान याद आता है जहां उसकी प्रिय ने कभी उसके लिए कुछ बनाया था। दो वृक्षों के बीच रखी हुई एक सुंदर बैठने की जगह, जिसे उसकी प्रिय ने घंटियों की मधुर ध्वनि से सजाया था। वहां उसका मित्र मयूर दिन ढलने पर बैठा करता था। सोचिए, किसी स्थान की कीमत उसके पत्थरों, वृक्षों या सजावट से नहीं होती। उसकी कीमत इस बात से होती है कि वहां हमारे जीवन का कौन सा हिस्सा छूटा हुआ है। एक साधारण जगह प्रिय व्यक्ति की स्मृति से अचानक असाधारण बन जाती है। और यही कारण है कि यक्ष के लिए पूरा रास्ता एक स्मृतिपथ बन चुका है। हर दृश्य उसे उसकी प्रिय के करीब ले जा रहा है। लेकिन जितना वह अलका के करीब पहुंचता है, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि अब कल्पना धीरे धीरे वास्तविक संभावना में बदल रही है। अब वो केवल ये नहीं सोच रहा कि उसकी प्रिय कैसी होगी, अब वो उसके सामने पहुंचने की कल्पना कर रहा है। और यहीं से कहानी का भाव बदलता है। अभी तक हम एक पुरुष को देख रहे थे जो अपनी प्रिय से दूर था। अब हमें उस स्त्री की कल्पना करनी है जो दूसरी ओर अकेली है। यक्ष मेघ से उसके बारे में कहता है। वह उसे ऐसी अवस्था में देखता है जिसमें उसके शरीर पर पहले जैसे आभूषण नहीं है। उसका रूप विरह से बदल गया है। वह दुख के कारण शैया पर पड़ी है, और उसके भीतर की करुणा ऐसी है कि यक्ष कल्पना करता है, तुम्हें देखकर उसका दुख कुछ हल्का हो सकता है। यहां एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात सामने आती है। यक्ष अपनी प्रिय के दुख को अपनी आंखों से नहीं देख रहा, फिर भी वह उसकी एक तस्वीर अपने मन में बना चुका है। लेकिन क्या ये उसकी वास्तविक स्थिति है, या ये उस प्रेमी के मन की बनाई हुई तस्वीर है जो स्वयं पीड़ा में है? हम अक्सर यही करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं होता तो हम उसके बारे में कल्पना करते हैं। हम मान लेते हैं कि वो हमें याद कर रहा होगा। हम मान लेते हैं कि वह भी दुखी होगा। हम मान लेते हैं कि उसके मन में भी वही चल रहा होगा जो हमारे मन में चल रहा है। कभी कभी ये सच होता है, लेकिन कभी कभी ये हमारे अपने मन की प्रोजेक्शन भी हो सकती है। हम अपने भाव दूसरे व्यक्ति के भीतर रख देते हैं। यक्ष के मामले में कालिदास इसे केवल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की तरह नहीं समझाते, वे इसे कविता के अनुभव में बदल देते हैं। यक्ष की प्रिय की कल्पित अवस्था उसके विरह को और तीखा बना देती है, क्योंकि अब उसका दुख अकेला नहीं रहा। उसे लगता है कि दूसरी ओर भी कोई उसकी प्रतीक्षा में है। और शायद यही प्रेम का सबसे शक्तिशाली भ्रम भी है, और सबसे सुंदर आशा भी। मैं जितना तुम्हें याद कर रहा हूं, शायद तुम भी मुझे उतना ही याद कर रही हो। यक्ष के पास इसका कोई प्रमाण नहीं,
लेकिन प्रेम हमेशा प्रमाणों से नहीं चलता। कभी कभी वह संभावना पर जीवित रहता है, और यही संभावना उसे पूरे रास्ते आगे बढ़ाती है। अब मेघ अलकापुरी के करीब पहुंचने वाला है। यक्ष उसे वहां की पहचान बताने लगेगा। वह अपनी प्रिय तक पहुंचने का केवल रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि उसके मन तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। कहाँ उसे देखना, कैसे उसके सामने जाना, और किस तरह उसके भीतर यह भरोसा जगाना कि जिस व्यक्ति की वह प्रतीक्षा कर रही है वो उसे भूला नहीं है। लेकिन सबसे कठिन क्षण अभी आने वाला है, क्योंकि किसी प्रिय को याद करना आसान है, उसके सामने अपनी अनुपस्थिति का हिसाब देना नहीं। और अब यक्ष को अपने संदेश में केवल प्रेम नहीं भेजना है, उसे अपनी पीड़ा भी भेजनी है, अपनी आशा भी, अपनी स्मृतियां भी, और शायद अपना वह डर भी कि कहीं दूरी ने दोनों के बीच कुछ बदल तो नहीं दिया। मेघ अब अलका की ओर बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ यक्ष का मन उसे क्षण की ओर बढ़ रहा है जब उसकी प्रिय पहली बार उसके संदेश को सुनेगी। अलकापुरी अब दूर नहीं है, लेकिन यक्ष के लिए दूरी केवल स्थान की नहीं रही। रामगिरी से अलका तक मेघ जितना आगे बढ़ता है, यक्ष का मन उतना ही अपनी प्रिय के भीतर उतरता जाता है, क्योंकि अब उसे केवल ये नहीं बताना कि मेघ कहां पहुंचेगा, उसे ये बताना है कि वहां किसे ढूंढना है, और वह स्त्री जिसके लिए पूरा संदेश भेजा जा रहा है विरह में कैसी हो चुकी होगी। यक्ष की कल्पना में उसकी प्रिय अब पहले जैसी नहीं है। उसने अपने श्रृंगार का त्याग कर दिया है, वह दुख से दुर्बल हो चुकी है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, और उसका शरीर विरह के कारण क्षीण दिखाई देता है। यहां कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब हम यक्ष के प्रेम को उसके शब्दों से नहीं, उसकी कल्पना से समझते हैं। वो अपनी प्रिय को वहां उपस्थित देख रहा है, जबकि वो वास्तव में उससे हजारों दूर है। वह सोचता है शायद वह कभी चित्र बनाने की कोशिश करती होगी, लेकिन मन स्थिर न रहने के कारण चित्र पूरा नहीं कर पाती होगी। शायद वह अपनी वीणा लेकर गीत गाने की कोशिश करती होगी, लेकिन स्वर उसके दुख के सामने टूट जाते होंगे। शायद वह अपनी पालतू मैना से बातें करती होगी, और शायद उससे भी पूछती होगी, क्या तुम्हें कभी अपने स्वामी की याद आती है? और कभी वह अपने विरह के बचे हुए दिनों को फूलों की गिनती से गिनती होगी। ध्यान दीजिए, यहां कालिदास हमें किसी बड़े युद्ध का दृश्य नहीं दिखा रहे। न कोई महल गिर रहा है, न कोई राज्य नष्ट हो रहा है, न कोई भयानक घटना घट रही है। बस एक स्त्री अकेली है, और यही अकेलापन पूरी कहानी को इतना गहरा बना देता है, क्योंकि मनुष्य का सबसे कठिन संघर्ष हमेशा बाहर नहीं दिखाई देता। कई बार सबसे बड़ा युद्ध उस कमरे में चल रहा होता है जहां कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद ही नहीं होता। एक व्यक्ति बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर वह स्मृतियों, इच्छाओं, आशंकाओं और प्रतीक्षा से भरा हुआ हो सकता है। यक्षिणी की यही अवस्था है, और यहां विरह केवल किसी को याद करना नहीं रह जाता, ये समय के अनुभव को बदल देता है। जिस दिन किसी प्रिय व्यक्ति की प्रतीक्षा होती है वो सामान्य दिन नहीं रहता। घड़ी की चाल वही रहती है, लेकिन मन के लिए समय लंबा हो जाता है। कुछ क्षण बहुत भारी लगते हैं, कुछ रातें समाप्त ही नहीं होती, और इसलिए यक्ष कल्पना करता है कि उसकी प्रिय शेष महीनों को भी गिन रही होगी। लेकिन इस पूरी पीड़ा के बीच एक बात है जो उसे टूटने नहीं देती, आशा। यक्ष अपनी प्रिय को निराश न होने के लिए कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि सुख और दुख एक जगह स्थिर नहीं रहते। भाग्य का चक्र कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, और उसके अपने शाप की अवधि भी अब बहुत लंबी नहीं बची। केवल 4 महीने शेष हैं। शरद की चांदनी रातों में विरह से बढ़ी हुई इच्छाएं अचानक पूरी होंगी। ये छोटा सा विचार पूरी कहानी की आत्मा बदल देता है, क्योंकि अब यक्ष केवल संदेश नहीं भेज रहा, वो भविष्य भेज रहा है। वो अपनी प्रिय को यह बताना चाहता है, ये समय हमेशा नहीं रहेगा। और शायद यही किसी भी लंबे दुख में मनुष्य के लिए सबसे जरूरी विचार होता है। दुख के बीच हमारा मन अक्सर कहता है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। दुख भी बदलता है, दूरी भी बदलती है, समय भी बदलता है, और मन भी। यक्ष इसी परिवर्तन पर भरोसा कर रहा है, लेकिन उसके संदेश में केवल आश्वासन नहीं है, उसमें एक और बहुत सुंदर बात है। वह अपनी प्रिय को बताता है कि वह स्वयं भी उसी विरह से गुजर रहा है। यानी वह उसे ये नहीं कह रहा, तुम दुखी हो लेकिन मैं ठीक हूं। वह कह रहा है, तुम अकेली नहीं हो। और यही भाव किसी रिश्ते में बहुत गहरा असर पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति हमारे दुख को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वह ये कह देता है, मैं समझता हूं कि तुम क्या झेल रही हो, तो कभी कभी वही समझ दुख का भार आधा कर देती है। यक्ष अपनी प्रिय के दुख को मिटा नहीं सकता, वह अभी उसके पास जा नहीं सकता,
लेकिन वह अपने संदेश के माध्यम से उसके दुख को साझा कर सकता है। और शायद प्रेम की सबसे मानवीय शक्ति यही है, दूसरे के दर्द को तुरंत ठीक न कर पाना, फिर भी उसके साथ खड़े रहना। अब कल्पना कीजिए उस क्षण की जब मेघ आखिरकार अलकापुरी पहुंचता है। वह नगरी साधारण नहीं है, वो कुबेर की राजधानी है। ऊंचे ऊंचे भवन है, रत्नों से सजे फर्श और दीवारें हैं। वहां की समृद्धि असाधारण है। उद्यान है, कमल से भरे सरोवर है, हर ओर सौंदर्य और ऐश्वर्य है। लेकिन इस पूरे वैभव के बीच एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। यक्ष जिस घर की ओर मेघ को भेज रहा है, वही घर उसके लिए संसार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वह मेघ को पहचानने का तरीका भी बताता है। घर के भीतर उसकी प्रिय द्वारा पाला गया मंदार वृक्ष है, पास में एक बावड़ी है, उद्यान में अशोक और बकुल के वृक्ष हैं, और घर के चिन्हों में शंख और पद्म अंकित है। यानी यक्ष को पूरा विश्वास है कि मेघ उसके घर को पहचान लेगा। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। किसी घर की पहचान केवल उसके दरवाजे से नहीं होती। हमारे लिए घर उन चीजों का संग्रह होता है जिनमें हमारा जीवन बसा होता है। किसी पेड़ से जुड़ी स्मृति, किसी खिड़की से आती हुई रोशनी, किसी व्यक्ति की पसंद की वस्तु, किसी कोने में रखा हुआ कोई छोटा सा सामान। दूसरे व्यक्ति के लिए वह सब मामूली हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वही हमारी पूरी दुनिया बन सकता है। यक्ष अपने घर को भी ऐसे ही देखता है, और फिर वह उस स्त्री की कल्पना करता है। वह कहता है, वहां तुम्हें एक ऐसी सुंदरी दिखाई देगी जो अत्यंत कोमल शरीर वाली है। उसकी आंखें चंचल हिरणी जैसी हैं, उसकी कमर पतली है, लेकिन विरह ने उसके शरीर की आभा को कम कर दिया है, और अब वो अकेली है, क्योंकि उसका सहचर, वह स्वयं, रामगिरी में दूर है। यही कहानी का भावनात्मक शिखर धीरे धीरे बनता है, क्योंकि जिस प्रेम को हमने शुरुआत में यक्ष की तरफ से देखा था, अब वह दोनों दिशाओं में दिखाई देने लगता है। एक तरफ रामगिरी पर यक्ष, दूसरी तरफ अलका में यक्षिणी। दोनों के बीच एक दूरी, और उस दूरी के बीच एक मेघ। यही मेघ अब केवल प्रकृति नहीं रहा, वह दोनों के बीच संवाद का माध्यम बन गया है। यक्ष के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है कि वह एक निर्जीव मेघ के सामने भी अपनी सारी भावनाएं खोल देता है। और यही बात हमें वापस उस मूल मनोवैज्ञानिक प्रश्न पर ले आती है। जब इंसान अपनी भावनाएं किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो उन्हें कहाँ रखता है? कभी डायरी में, कभी संगीत में, कभी कविता में, कभी प्रार्थना में, और कभी प्रकृति में। यक्ष ने अपना मन मेघ में रख दिया है। इसीलिए मेघ उसके लिए सिर्फ बादल नहीं है, वो उसकी आशा है, उसका मित्र है, उसका संदेशवाहक है, और शायद कुछ समय के लिए उसका एकमात्र श्रोता भी। काव्य की व्याख्या में भी मेघ को यक्ष की आशा को जीवित रखने वाला और संदेश पहुंचाने के लिए उपयुक्त माध्यम माना गया है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है। यक्ष अपनी प्रिय को केवल ये नहीं बताना चाहता कि वह उसे याद करता है, वो उसे ये बताना चाहता है कि उसने उसे संसार के हर सुंदर रूप में याद किया है। वह कहता है कि प्रियांगु की लताओं में उसे उसके शरीर की छवि दिखाई देती है, डरी हुई हिरनियों की आंखों में उसकी दृष्टि, चंद्रमा में उसका मुख, मोरों की पूंछ में उसके केश, नदियों की लहरों में उसकी विलासभरी चाल। लेकिन इन सब में उसे उसकी पूरी छवि नहीं मिलती, क्योंकि प्रकृति उसके शरीर के अलग अलग गुणों की याद तो दिला सकती है, लेकिन उसकी जगह नहीं ले सकती। और यही प्रेम की एक बहुत गहरी सच्चाई है। हम किसी प्रिय व्यक्ति के गुणों को दुनिया की अनेक चीजों में खोज सकते हैं। किसी की मुस्कान किसी और में दिखाई दे सकती है, किसी की आंखें किसी और की आंखों में याद आ सकती है, किसी की आवाज किसी गीत में सुनाई दे सकती है, लेकिन व्यक्ति की पूरी उपस्थिति किसी और चीज से पूरी नहीं होती। यक्ष के लिए भी प्रकृति उसकी प्रिय की याद दिलाती है, लेकिन प्रिय का स्थान नहीं ले सकती। इसलिए मेघ का महत्व और बढ़ जाता है। उसे प्रकृति की सुंदरता के बीच से गुजरते हुए अंततः उसी व्यक्ति तक पहुंचना है जिसकी अनुपस्थिति ने यक्ष के पूरे संसार को बदल दिया है। और अब संदेश लगभग पूरा है। यक्ष ने रास्ता बता दिया, नगर बता दिए, प्रकृति दिखा दी, घर पहचानने का तरीका बता दिया, प्रिय की अवस्था बता दी, और अब उसे वह बात कहनी है जिसके लिए यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी। उसे अपनी यक्षिणी से कहना है, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। लेकिन क्या केवल इतना कहना पर्याप्त होगा? शायद नहीं, क्योंकि इतने लंबे विरह में सबसे बड़ा डर प्रेम का समाप्त होना नहीं होता। सबसे बड़ा डर होता है कहीं दूसरा व्यक्ति ये न समझ बैठे कि प्रेम समाप्त हो चुका है। और अब यक्ष उसी डर का उत्तर देने वाला है। मेघ उसके सामने खड़ा है, अलका सामने है, और उसके भीतर महीनों से दबा हुआ वह संदेश अब शब्दों में बदलने वाला है। यहीं से मेघदूत केवल विरह की कविता नहीं रहता, ये दो मनुष्यों के बीच उस अदृश्य धागे की कहानी बन जाता है जो दूरी से टूटता नहीं, बल्कि कभी कभी
दूरी में ही अपनी असली ताकत दिखाता है। और आखिरकार वह क्षण आता है जिसके लिए यक्ष ने इतनी लंबी यात्रा की कल्पना की थी। मेघ अब अलका पहुंच चुका है, वही अलका जहां उसकी प्रिय रहती है, जहां ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, संगीत है, प्रकाश है। लेकिन यक्ष के लिए उस पूरे नगर की सबसे महत्वपूर्ण जगह कोई राजमहल नहीं है, वो घर है जहां उसकी यक्षिणी अकेली उसकी प्रतीक्षा कर रही है। यक्ष मेघ से कहता है कि तुम उस पीड़ित स्त्री के लिए आश्रय बनना जो अपने पति के वियोग में है। उसका संदेश लेकर अलका पहुंचो और उसकी प्रिय तक उसकी कुशल समाचार की बात पहुंचा दो। और अब यक्ष के पास कहने के लिए क्या बचा है? उसने रास्ता बता दिया। उसने अपनी प्रिय की अवस्था की कल्पना कर ली। उसने अपनी स्मृतियां मेघ के हवाले कर दी। अब उसके पास केवल एक चीज बची है, अपना मन। वह मन जिसे उसने पूरे 1 वर्ष की दूरी में अपने भीतर संभाल कर रखा है। और यही वह जगह है जहां मेघदूत प्रेम की कहानी से आगे बढ़कर मनुष्य की कहानी बन जाता है। क्योंकि यक्ष ने अपनी गलती की थी, वह अपने कर्तव्य से च्युत हुआ था। उसे अपने स्वामी कुबेर का दंड मिला और वह अपनी प्रिय से अलग हो गया। इसलिए उसका दुख केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, उसमें पछतावे की एक छाया भी है। उसने जो खोया है उसमें उसका अपना भी योगदान है। और यही बात उसके विरह को और मानवीय बना देती है। कई बार जीवन में हम किसी चीज की कीमत तब समझते हैं जब वह हमारे पास नहीं रहती। जब सब कुछ सामान्य होता है तब हम किसी व्यक्ति की उपस्थिति को सामान्य मान लेते हैं। उसका साथ, उसकी आवाज, उसकी छोटी छोटी आदतें, उसका पास होना, सब कुछ इतना स्वाभाविक लगता है कि हमें उसका मूल्य दिखाई नहीं देता। लेकिन जब दूरी आ जाती है तब वही सामान्य चीजें असाधारण लगने लगती हैं। यक्ष के साथ भी यही हुआ। जिस प्रेम में वह इतना डूब गया कि अपने कर्तव्य से चूक गया, उसी प्रेम की कीमत अब उसे विरह के रूप में चुकानी पड़ रही है। और शायद यही इस कहानी का सबसे असहज सत्य है। कभी कभी हम जिस चीज को सबसे अधिक चाहते हैं उसी की अति हमें उस चीज से दूर कर देती है। लेकिन दंड के बाद भी उसका प्रेम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि दूरी ने उसे और स्पष्ट कर दिया। यक्षिणी भी अपने पति के प्रति उसी तरह निष्ठावान है। वह विरह में श्रृंगार छोड़ देती है, पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष की ओर मन तक नहीं लगाती। वह अपने पति की प्रतीक्षा करती है और शाप की अवधि में निर्धारित संयम का पालन करती है। और यही दोनों पात्रों के बीच एक अदृश्य संबंध बनता है। वे एक दूसरे के सामने नहीं हैं, लेकिन दोनों का जीवन एक ही भाव से बंधा हुआ है, प्रतीक्षा। यक्ष रामगिरी में प्रतीक्षा कर रहा है, यक्षिणी अलका में, और उनके बीच मेघ है। यहां मेघ का अर्थ अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। वह केवल दूत नहीं है, वह आशा का प्रतीक बन जाता है। पाठ में भी मेघ को यक्ष के भीतर जीवन की आशा जगाने वाला और संदेश पहुंचाने के लिए उपयुक्त माध्यम बताया गया है। सोचिए, अगर यक्ष ने उस दिन आकाश की ओर देखा ही न होता तो, अगर उसने बादल को केवल बादल समझकर जाने दिया होता तो शायद उसके लिए वह वर्षा का एक सामान्य दिन होता। लेकिन मन की अवस्था बदल जाए तो वही दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। दूसरे व्यक्ति के लिए बादल बारिश है, यक्ष के लिए वो संभावना है। और शायद यही हमारी चेतना की शक्ति है। हम केवल संसार को नहीं देखते, हम अपने भीतर की अवस्था के माध्यम से संसार को अर्थ देते हैं। एक ही बारिश किसी के लिए परेशानी हो सकती है, किसी किसान के लिए जीवन, किसी कवि के लिए सौंदर्य, और किसी विरही के लिए प्रिय की याद। यक्ष की दुनिया में मेघ का अर्थ उसकी परिस्थिति ने बनाया है, और यही कारण है कि वो उससे बात कर सकता है। यहां कालिदास स्वयं एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक स्थिति को पकड़ते हैं। काम और विरह से पीड़ित मन कभी कभी चेतन और अचेतन, जीवित और निर्जीव के बीच का अंतर भूल जाता है। यक्ष इसी अवस्था में मेघ से प्रार्थना करता है। लेकिन क्या ये कमजोरी है? शायद केवल कमजोरी नहीं, क्योंकि इसी कल्पना ने उसके दुख को अभिव्यक्ति दी। अगर वह मेघ से बात न करता तो शायद उसकी भावनाएं उसके भीतर ही बंद रहती। और यही साहित्य की शक्ति है, वो हमारे भीतर की ऐसी भावनाओं को आवाज देता है जिन्हें हम स्वयं ठीक से शब्द नहीं दे पाते। इसीलिए मेघदूत केवल यक्ष की कहानी नहीं है, वो हर उस व्यक्ति की कहानी बन जाता है जिसने कभी किसी को याद किया है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाया। हर उस व्यक्ति की जिसने किसी पुराने गीत में किसी व्यक्ति को फिर से पाया। हर उस व्यक्ति की जिसने किसी जगह को देखकर किसी अनुपस्थित इंसान को महसूस किया। हर उस व्यक्ति की जिसने मन ही मन कहा, काश वो ये देख पाता। यक्ष भी यही कर रहा है। वह स्वयं यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन वह मेघ को भेजकर अपनी दृष्टि, अपनी स्मृति और अपना प्रेम उस यात्रा पर भेज देता है। और शायद इसी कारण कालिदास का यह प्रयोग इतना असाधारण है। उन्होंने एक निर्जीव मेघ को प्रेम का वाहक बना दिया, एक ऐसी चीज को जो स्वयं बोल नहीं सकती
मनुष्य के सबसे निजी भावों की आवाज बना दिया। यही मेघदूत की सबसे बड़ी कल्पनात्मक शक्ति है। रचना के अध्ययन में भी ये बात सामने आती है कि मेघ को दूत बनाना अपने आप में एक अद्भुत कल्पना है और इसी नामकरण में पूरी रचना का आकर्षण छिपा हुआ है। लेकिन अब इस पूरी कहानी को एक बार पीछे मुड़कर देखिए। शुरुआत में हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की। उसे दंड मिला, वो प्रिय से अलग हुआ, दुख में डूबा, एक बादल देखा और उससे संदेश ले जाने की विनती करने लगा। सतह पर देखें तो ये बस एक विरह कथा है, लेकिन भीतर जाए तो यहां मनुष्य के बारे में कई परतें दिखाई देती हैं। पहली परत इच्छा। इंसान अक्सर अपनी इच्छा में इतना डूब जाता है कि बाकी चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। दूसरी परत परिणाम। हर चुनाव अपने साथ कोई न कोई परिणाम लाता है। यक्ष को यह परिणाम भुगतना पड़ा। तीसरी परत विरह। दूरी ने उसे अपनी प्रिय की कीमत समझाई। चौथी परत स्मृति। अनुपस्थित व्यक्ति उसकी स्मृति में हर जगह उपस्थित हो गया। और पांचवी परत आशा। सब कुछ खोने के बाद भी उसने ये मानना नहीं छोड़ा कि एक दिन ये दूरी समाप्त होगी। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मनुष्य केवल दुख से नहीं बचता, वह अर्थ बनाकर बचता है। यक्ष अपने दुख को एक संदेश में बदल देता है, अपनी दूरी को एक यात्रा में, अपने अकेलेपन को प्रकृति के साथ संवाद में और अपनी प्रतीक्षा को आशा में। यही कारण है कि मेघदूत को पढ़ते हुए हमें केवल यक्ष दिखाई नहीं देता, हमें अपना मन भी दिखाई देने लगता है। हम भी कभी कभी अपने दुख को किसी बाहरी चीज में रख देते हैं, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी वस्तु में, कभी किसी स्मृति में और कभी किसी आने वाले कल में। हम कहते हैं बस ये समय निकल जाए, बस वह व्यक्ति वापस आ जाए, बस एक बार बात हो जाए, बस मुझे ये पता चल जाए कि सामने वाला भी मुझे याद करता है। लेकिन यहां एक और सवाल है, अगर हमारी खुशी पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति की वापसी पर निर्भर हो जाए तो क्या हम अपने भीतर जीना भूल नहीं जाते? मेघदूत इसका सीधा आधुनिक उत्तर नहीं देता और शायद यही इसकी खूबसूरती है। ये हमें उपदेश नहीं देता, ये बस एक विरही मन को हमारे सामने रख देता है और हमें उसके भीतर अपना चेहरा देखने देता है। यक्ष की यात्रा रामगिरी से अलका तक थी, लेकिन कालिदास की असली यात्रा बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया तक है। प्रकृति के दृश्य से मनुष्य के भाव तक, बादल से संदेश तक, दूरी से प्रेम तक और प्रेम से मानव स्वभाव तक। यही कारण है कि इस रचना में प्रकृति, भूगोल, इतिहास और पुराण केवल सजावट नहीं है, वे मनुष्य के भीतर चल रही भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम बन जाते हैं। अध्ययन सामग्री भी मेघदूत को बाहरी संसार और आंतरिक भावों के बीच सेतु के रूप में देखती है। और अब आखिरी बार उस बादल को देखिए, वो आकाश में आगे बढ़ रहा है, उसके भीतर पानी है, लेकिन यक्ष के लिए उसमें एक और चीज है, उसकी आवाज। 1 वर्ष की दूरी के बीच भेजी गई आवाज, एक ऐसी आवाज जो शायद उसकी प्रिय तक पहुंचकर केवल इतना कहेगी, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। और शायद किसी विरह में डूबे व्यक्ति के लिए इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी वह यह होता है कि दूरी के बावजूद मनुष्य दूसरे को अपने भीतर जीवित रखता है। यक्ष और यक्षिणी के बीच दूरी थी, लेकिन उस दूरी के भीतर प्रेम जीवित था और मेघ उस प्रेम का माध्यम बन गया। शायद इसीलिए मेघदूत आज भी सिर्फ एक प्राचीन संस्कृत काव्य की तरह नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि समय बदल गया, संदेश भेजने के तरीके बदल गए, शहर बदल गए, लेकिन मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं बदली। आज हमारे पास संदेश भेजने के लिए एक क्षण लगता है। फिर भी कितने लोग ऐसे हैं जिनसे हम सच में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते। कितने रिश्ते ऐसे हैं जहां दूरी किलोमीटर में नहीं, मन में होती है, और कितनी बार हमारे पास सामने वाले तक पहुंचने का साधन होता है, फिर भी हम भावनात्मक रूप से उससे बहुत दूर होते हैं। यक्ष के पास संदेश भेजने का साधन नहीं था, इसलिए उसने बादल को दूत बना दिया। हमारे पास साधन बहुत है, लेकिन शायद हमें फिर से वही चीज सीखनी है जो यक्ष जानता था। संदेश पहुंचाना और भावना पहुंचाना एक ही बात नहीं है। किसी को मैं तुम्हें याद करता हूं लिख देना आसान है, लेकिन उसके भीतर सचमुच उपस्थित होना बहुत कठिन। और यही मेघदूत खत्म नहीं होता, यही वह हमारे भीतर शुरू होता है, क्योंकि अगली बार जब बारिश होगी और आकाश में कोई बादल धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखाई देगा, तो शायद आपको केवल बादल नहीं दिखाई देगा, आपको याद आएगा कि हजारों साल पहले एक विरही मनुष्य ने भी उसी आकाश की ओर देखा था। उसके पास कोई फोन नहीं था, कोई संदेश भेजने का तत्काल रास्ता नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो आज भी हमारे पास है, कल्पना।
और उसी कल्पना से उसने दूरी के पार एक रास्ता बनाया। शायद यही मेघदूत का सबसे सुंदर संदेश है। दूरी हमेशा प्रेम को खत्म नहीं करती। कभी कभी वो हमें यह समझने के लिए मजबूर करती है कि हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या था। और शायद प्रेम का असली अर्थ किसी को अपने पास रखना नहीं, बल्कि उसके दूर होने पर भी उसके अस्तित्व को अपने भीतर सम्मान के साथ जीवित रखना है। क्योंकि अंत में मेघ अलका तक पहुंचता है, संदेश पहुंचता है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज पहुंचती है, एक विरही मन की वह पुकार जो हजारों वर्षों बाद भी हमें सुनाई देती है। और शायद इसीलिए मेघदूत में भेजा गया संदेश केवल एक यक्षिणी के लिए नहीं था, वह हर उस इंसान के लिए था जो कभी किसी को खोकर आकाश की ओर देखता है